नमस्कार। आज का हमारा जो प्रश्न है यह प्रयोगवाद पर है। आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के सारे प्रश्न हमने PYQ के हल कर लिए हैं। अब ये प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद के बाद गद्य की विधाएं चलेंगे। तो प्रयोगवाद का पहला प्रश्न है और यह हिंदी की सभी परीक्षा की PYQ है। कोई भी परीक्षा हो, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और TGT, PGT, दिल्ली TGT, PGT, UP TGT, PGT, सारी परीक्षाओं की हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबका PYQ है। तो यह है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि PYQ कितना महत्वपूर्ण है। जो पेपर देता है उसे पता है कि PYQ के 20% पेपर में आते हैं। वही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो पेपर में दिए जाते हैं, इसीलिए पेपर में आया हुआ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। आप देख सकते हैं कि तार सप्तक को लेकर के कितने प्रश्न बनते हैं कि पूछो मत। इसमें पूछ रहा किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तार सप्तक। जो पहला सप्तक था तार सप्तक, उसमें एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं थी और इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह रहता है, उनकी रचनाएं रहती हैं 7 कवियों की, और 4 सप्तक निकला है। चारों सप्तक में 7-7 कवि थे। तो जो पहला सप्तक था उसके कवियों को देख लेते हैं। तो रामविलास शर्मा अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन, ये इतने पहले तार सप्तक के कवि हैं। इसमें एक भी कवियत्री शामिल नहीं है। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था और उसकी भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कवि कहा था। प्रयोगवादी कवियों को हमने प्रयोगवादी कवियों के जितने भी तार सप्तक के कवि हैं, चारों सप्तक पर मैंने ट्रिक बना दी है। तो आप उसे देख के 4 लाइन में चारों कवियों के नाम याद कर लेना। और आप प्रयोगवाद में देखेंगे कि कितनी बार तार सप्तक से प्रश्न आया है। प्रश्न जरूर आता है तार सप्तक से। आगे है, कविता मेरे लिए भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल, राजकमल चौधरी। यह किसका कथन है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजकमल कुंवर नारायण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण का यह कथन है कविता के बारे में। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कुंवर नारायण का यह कथन है और यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। ऐसे प्रश्न पूछ लेता कि कौन किस सप्तक का कवि है, तो चारों सप्तक के कवियों का नाम आपको याद होना चाहिए। इनके द्वारा रचित, कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, आमने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 आदि इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी 1965 ईस्वी, बाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी, इनके द्वारा क्या है? यह प्रबंध काव्य हैं। 2 प्रबंध काव्य हैं, आत्मजयी और बाजश्रवा के बहाने। इनका काव्य जो है कैसा है? प्रबंध काव्य है। आगे प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। बिहार के 3 कवियों
को नकेनवाद कहा जाता है, नकेन कवि, और उन्हीं को वही नकेनवाद के प्रवर्तक थे। इन चारों में से 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन नकेनवाद के कवि हैं? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार नरेश मेहता, बी नरेश कुमार केसरी कुमार नागार्जुन, सी नलिन बिलोचन शर्मा केदारनाथ सिंह नरेश मेहता, डी नलिन बिलोचन शर्मा केसरी कुमार नरेश मेहता। इसमें नरेश खाली दिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नलिन बिलोचन शर्मा केसरी कुमार और नरेश। यह जो 3 कवि हैं, इनके नाम के पहले अक्षर को लेकर के नकेनवाद लिखा गया। न से नलिन बिलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। प्रपद्यवाद नकेनवाद के प्रवर्तक कवि नलिन बिलोचन शर्मा केसरी कुमार नरेश हैं। नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि सम्मिलित हैं। इनके प्रथम अक्षर को नकेन बनता है, नकेन से। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोगदर्श सूत्री घोषित किया। जो नकेनवादी कवि हैं, इन्होंने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोगदर्श सूत्री घोषित किया। आगे है प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। यह ध्यान रखना, इसमें बता रहा है कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में अंतर है। प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है और जबकि प्रयोगवाद साधन। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है मुक्तिबोध को, नेमिचंद्र जैन को, प्रभाकर माचवे को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि हैं, तो प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष से जाना जाता है। प्रयोगवाद शब्द सर्वप्रथम नंद दुलारी वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। आगे है प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है, मनोविश्लेषणवाद से। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? शैलीगत विद्रोह है। रघुवीर सहाय ने प्रयोगवाद ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार। यह यूकेपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। तो आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अब इनके बारे में और डिटेल जानते हैं। यह तीसरे सप्तक के
1959 ईस्वी में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की काव्य कृतियाँ हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम और तुम 1961 ईस्वी, आमने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 202 ईस्वी। मेरा इसमें कवियों की रचनाएं बार बार रखने का बस यही उद्देश्य है कि आपको कई बार रचनाएं आएंगी तो याद हो जाएंगी चीज़ें। और पता ही है कि रचनाएं कितनी पूछी जाती हैं, कम रचनाएं भर भर के पूछी जाती हैं। 80% तो रचनाएं ही पूछी जाती, पूरी रचनाएं जो मिला ले तब। आगे है कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की, आत्मजयी 1965 ईस्वी और बाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथ्य सूत्र कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आत्मजयी का मूल कथ्य कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। आगे प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? नरेश मेहता, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंत माथुर। सही उत्तर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ये अज्ञेय जी की रचना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन की रचना है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है और नागार्जुन को प्रगतिवाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी तथा अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रयोगवाद का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी में, अज्ञेय का जो है पहला काव्य संग्रह क्या है? भग्नदूत। और अंतिम काव्य संग्रह क्या है? ऐसा कोई घर आपने देखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। प्रयोगवाद अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। इसके अलावा चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए, यहाँ रौदे हो जाएगा, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 ईस्वी, अरि व करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, पूर्वा 1965 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी आदि इनकी रचनाएं हैं अज्ञेय की। अज्ञेय द्वारा रचित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है असाध्य वीणा के बारे में कि यह लंबी कविता है जिसका अर्थ है, मूल भाव है अहम का विसर्जन। आगे है, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता तो यह नहीं कि मेरे हृदय उथले हैं या हृदय मेरा सूना है, बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच।
यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? अज्ञेय की, श्रीकांत वर्मा की, धर्मवीर भारती की, कुंवर नारायण की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय की यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और कई बार पेपर में आई हुई यह कविता है। ये तो यूपीएससी लेक्चरर में आए हैं, लेकिन तो लास्ट वाला जो है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। ये बहुत से काव्य, ये जो है काव्य पंक्तियाँ बहुत से पेपर में आई हुई हैं। अब इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे हम। यह काव्य पंक्तियाँ, इसका एक करेक्ट है अज्ञेय हैं। भाग कर अकेले और प्रमुख काव्य पंक्तियाँ एवं रचनाएं, उसमें 4 ऑप्शन में जितने भी कवि हैं उनकी और भी काव्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, यह किसका है? श्रीकांत वर्मा। भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया। धर्मवीर भारती, इन फिरीजों होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी है। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते हैं और मरते हैं। यह किसका कथन है? कुंवर नारायण का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते हैं और मरते हैं। अज्ञेय, इनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अज्ञेय के बारे में। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। आगे है, प्रयोगवाद और नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा हेरी, कितनी नावों में कितनी बार, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्तिबोध है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। चांद का मुंह टेढ़ा है के काव्य संग्रह गजानन माधव, मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। यहाँ चाँद हो जाएगा, चाँद। आप समझ लेना, थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है लिखने में। तो चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, इनके 2 काव्य संग्रह हैं और प्रमुख इनकी कृतियां हैं। अंधेरे में एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण आदि। ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं, लेकिन इनकी ब्रह्म राक्षस, भूल गलती और अंधेरे में, यह इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य कृतियाँ हैं अज्ञेय की। आगे है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किसने किया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, गजानन माधव, मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता गजानन माधव, मुक्तिबोध हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं, कविता संग्रह है चाँद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। काव्य अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण मुझे याद आते हैं आदि। ये सब तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब इनका कहानी संग्रह
देखते हैं मुक्तिबोध का। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, यह इनकी दो कहानी संग्रह हैं। आलोचना है इनकी कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब तीन ही लिखे हैं, लेकिन तीनों बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं आलोचनाएं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, ये इनके आलोचना ग्रंथ हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। और इनकी एक डायरी विधा में है, एक साहित्यिक की डायरी। इनकी एक और रचना है, एक साहित्यिक की डायरी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन इनका एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन किसका है कि जो कहते हैं कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। यह अज्ञेय का कथन है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन अज्ञेय का है। कहाँ तो तय था चरागाह हरेक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन। सही उत्तर हो जाएगा यह दुष्यंत कुमार की काव्य पंक्तियां हैं। कहाँ तो तय था चरागाह हरेक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियां दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ तो तय था चरागाह हरेक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यह जो काव्य इनका गजल है और यह साये में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी में तथा निधन 1975 ईस्वी में हुआ था। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक कंठ बिस्पाई इनका प्रसिद्ध गीत नाट्य है। इनका प्रसिद्ध गीत नाट्य कौन सा है? एक कंठ बिस्पाई, ये इनका प्रसिद्ध गीत नाट्य है। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? निराला, नागार्जुन, पंत, मुक्तिबोध। भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुक्तिबोध पहले तार सप्तक के कवि थे
और ये वो कवि थे जिनका कोई भी स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, इनकी कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल कविता है। और कहानी संग्रह है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। बी पात्र इनका उपन्यास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास की रचयिता थे। आधुनिक इसमें वर्तमान काल की कविता है ये रामदास। कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, कुंवर नारायण। आधुनिक हिंदी कविता महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास की रचयिता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रघुवीर सहाय। रामदास कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 में तथा निधन 1990 में हुआ था। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनकी कविता संग्रह हैं। रास्ता इधर से है इनका कहानी संग्रह है। लिखने निबंध संग्रह है। उनकी अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। कवि एवं साहित्य के, जल एवं भूखंड के, प्रवाह एवं चेतना के, समाज एवं व्यक्ति के। अज्ञेय के नदी के द्वीप जो कविता है उसमें नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? सही उत्तर जाएगा डी। अज्ञेय की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता में है। नदी के द्वीप अज्ञेय की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविताओं में है, जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आंगन की पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह ध्यान रखना, इनकी कविता संग्रह जो आंगन के पार द्वार है उसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है और उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी में इसका प्रकाशन है और इसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह कि कितनी नावों में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है, लेकिन उसे 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है और इसे 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग के शुरुआत से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हालावाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद, बी करेक्ट आंसर। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद की शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। यह 1943 में नई कविता के प्रेरण हेतु 7 कविताओं का एक
7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। जो तार सप्तक पहला है उसका नाम तार सप्तक है 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञेय, ये 7 कवि हैं तार सप्तक के। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? साय में धूप, बावरा अहेरी, चिंता, इंद्रधनुष, रौंदे हुए। सही उत्तर हो जाएगा साय में धूप अज्ञेय की रचना नहीं है, बल्कि यह दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। जबकि चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए अज्ञेय की रचनाएं हैं। जबकि बावरा अहेरी, चिंता, इंद्रधनुष, रौदे हुए अज्ञेय की रचनाएं हैं। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। बी, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के 2 रूप मानता है। सी, यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। डी, यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका मंतव्य है प्रयोगवाद के संबंध में असंगत कथन है, यह गलत है कि इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण, यह गलत है। सभी परंपराओं का खंडन नहीं करना इसका मंतव्य नहीं है। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया रूढ़ियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इसको प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई। प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा क्यों दी गई? कि अनेक नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं अहमवादी व्यक्तिवाद, इसे छोड़ते हैं, इसका अतिबौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य जीवन। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि हैं। देखो प्रश्न आ गया। मदन वात्स्यायन, स्वदेश भारती, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर। सही उत्तर हो जाएगा ये मिलाना है आपको, ये प्रश्न बड़ा हो जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और शकुंत माथुर, यह तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। य। अब इसका यहाँ से देख लेते हैं अच्छे से। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण एवं कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। वहाँ शकुंत माथुर नहीं रहेगा, कीर्ति चौधरी रहेगा। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। यह के द्वारा 1943 ईस्वी में कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं
संपादन किया गया है। इसी क्रम में दूसरा है सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा है 1959 ईस्वी, चौथा है 1979 ईस्वी। आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी यात्रा आरंभ की। बी, तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, यहाँ सप्तक रहेगा। सी, प्रयोगवादी धारा के कवियों में सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण हैं। डी, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। यह अज्ञेय के बारे में सही कथन नहीं है और सारे कथन सही हैं। दुख सबको मांझता है और स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने। जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिपोत, शमशेर बहादुर सिंह। दुख सबको मांझता है, यह अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अज्ञेय की भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी और आद्यंत। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, कुछ कविताएं 1959 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं हैं कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 ईस्वी, सुकून की तलाश में 1998 ईस्वी, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी। यह शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? ऊपर दिया ही है। महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। इनके बारे में और जान लेते हैं। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इसमें प्रेम गाथा लंबी कविता है। इस संग्रह में प्रेम गाथा लंबी कविता, उनकी कविता का नाम है प्रेम गाथा और वह लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं। जिस कवि की जो विशेषताएं हैं वो आप नोट जरूर कर लें। जैसे अज्ञेय कैसे कवि हैं, अभी प्रश्न हुआ है। धर्मवीर भारती कैसे कवि हैं? प्रणयानुभूति के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, अंधा युग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह गीत नाट्य है 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी खंड काव्य है, सपना अभी भी 1982 ईस्वी, देशांतर, मेरी बाणी, गौरिक वसना, यह इनकी कविताएं हैं धर्मवीर भारती की। देशांतर, मेरी बाणी, गौरिक वसना। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935,
यामा है, ग्रामा नहीं है, यामा। यामा 1940 ईस्वी। गिरजा कुमार माथुर की रचना है मंजीर 1941 ईस्वी। नाश और निर्माण 1946 ईस्वी। धूप के धान 1956 ईस्वी। शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी। यहाँ होगा शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी। और यहाँ होगा यामा महादेवी वर्मा का नीरजा 1935 ईस्वी। यामा 1940 ईस्वी। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खुशबू के शिलालेख किसकी कविता है? जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। लिखा हुआ अगर जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाए तो आप जो बोल रही हूँ उससे समझिए। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र होगा, यहाँ भ रहेगा। भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अब यहाँ जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। खुशबू के शिलालेख कविता दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यह किस सप्तक के थे? दूसरे सप्तक के। कविता संग्रह है इनका। जो खुशबू के शिलालेख है वह कविता है। और इनकी अब कविता संग्रह देखते हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो और फूल, इदम न मम। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल की काव्य रचनाएं हैं। काठ की घंटियाँ। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, यह सर्वेश्वर दयाल की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है जागते रहो, ओ प्रस्तुत मन, अग्नि लीक, कागज के फूल आदि इनकी रचनाएं हैं। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी, 50, 51, 59। इसमें तार सप्तक के ही हैं, लेकिन तो नाम है पहले का तार सप्तक कहते हैं और दूसरे को दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो तार सप्तक का देख सकते हैं आप कि कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन काल यूपी पीजीटी, यूकेपीएससी, डीडीएसएसबी, टीजीटी, झारखंड टीजीटी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी, यूपी पीसीएस डिग्री कॉलेज, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर। देख सकते हैं यह तार सप्तक जो है कितना महत्वपूर्ण है। इससे तार सप्तक के जितने कवि हैं उसका प्रकाशन वर्ष है सब रट डालो। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूसरी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण रहते हैं वही पेपर में आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर करा दें ताकि वो जो प्रश्न है आपकी दूसरी परीक्षा में आए तो आपका वह गलत ना हो। अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें चारों जो तार सप्तक का 1943 जिसमें जितने भी हैं सारे कवियों के नाम हैं चारों सप्तक के। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया था। तार सप्तक के कवियों के नाम हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञेय। यह तार सप्तक के हैं कवि। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है।
अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देना, कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। और कैसा साधन है? दोहरा साधन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। और कैसा साधन है? दोहरा साधन है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में इसके कवि हैं दूसरे सप्तक के भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राम कुमार कुभंज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर सुमन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, एक शहर की मौत। सही उत्तर हो जाएगा डी। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। और सारी तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, पागल कुत्तों का मसीहा। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, बल्कि यह अमृता प्रीतम की रचना है। जबकि ये सारी रचनाएं तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अमृता प्रीतम की अन्य रचनाएं हैं अमृत लहरें 1936 ईस्वी में, जिंदा जीआर 1939 ईस्वी, कस्तूरी, नागमणि, पंजाबी नदी आवाज आदि अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोगवाद कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह किसका कथन है? भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। बल्कि कैसा साधन है? दोहरा साधन है। तो यह अज्ञेय का है। सही उत्तर हो जाएगा बी, अज्ञेय। यह कथन अज्ञेय का है। उपयुक्त कथन अज्ञेय का है। जन्म इनका कुशीनगर में हुआ था 1911 ईस्वी में। प्रयोगवाद के जन्मदाता हैं, तार सप्तक के प्रकाशक हैं। प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नरेश मेहता को 1952 में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना भूल गए हैं पर 1984 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं एक पुरस्कार पर भी वीडियो लाऊंगी। पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हो जाए या बीच में ही किसी दिन किस कवि को किस रचना पर मिला है और कब मिला है, यह पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। सागर मुद्रा
सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, कुंवर नारायण, हरि नारायण व्यास। यह अज्ञेय की रचना है सागर मुद्रा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अज्ञेय। इनकी अन्य रचनाएं हैं भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 ईस्वी, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी, नदी की बाँक पर छाया 1981 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह हैं चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं 1975 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुझसे है होड़ मेरी 1988 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, आमने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी। इनके प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी 1965 ईस्वी, बाजेश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी। हरिनारायण व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं मृग और तृष्णा, कोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन। यह हरिनारायण व्यास की रचनाएं हैं। आगे है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंक मत देना। क्या पता कभी इतिहास के अगर जो पैर टूट जाएं तो उसे मुझे सहारा देना पड़े, पहिए टूट जाएं, इतिहास के पहिए टूट जाएं तब मुझे उसको सहारा देना पड़े। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए धर्मवीर भारती की रचना है। यह काव्य पंक्ति बहुत ही इनकी प्रसिद्ध है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इनकी अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी। अंधा युग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सात गीत वर्ष 1952 ईस्वी, देशांतर। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? अभी उसका प्रश्न हुआ है, प्रश्न नहीं हुआ, व्याख्या में हमने देखा है। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? और मैंने बोला भी था कि आप ये सब नोट्स कर लो, ये सब महत्वपूर्ण है। जो व्याख्या मैं दे रही हूँ उससे प्रश्न बने हैं तभी वो व्याख्या है। अंधा युग, महाप्रस्थान, आत्मजयी, आर्य व्रत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी है और इसका है कठोपनिषद और नचिकेता के प्रसंग पर आधारित। धर्मवीर भारती की कृति अंधा युग का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। महाप्रस्थान नरेश मेहता कृत खंड काव्य है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं हैं संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष। जबकि आर्यव्रत मोहनलाल महतो वियोगी कृत है। आर्यव्रत। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? चलो 2 बार हो जा रहा है ये।
ये भी आया, कई बार पेपर में पूछ लेता है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया था और यह यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ये आगे के प्रश्न को देखते हैं। कलगी बाजरे में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलगी बाजरे में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा किसे माना गया? बिछली घास, नभ की अकेली तारिका, टटकी कली चंपे की, निहार नहाई कुई, जूही का फूल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिछली घास को माना गया है। ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा बिछली घास यहाँ रहेगा को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया है। प्रयोगवाद तथा नई कविता का इन्हें शलाका पुरुष कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, सांप, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला। सांप कविता इनकी, इससे यह प्रश्न यह काव्य पंक्तियाँ इनकी बहुत पूछी जाती हैं। सांप, तुम सभ्य तो नहीं, तुम नगर में बसे नहीं, फिर तुमने डसना कहाँ से सीखा। यह सांप की काव्य पंक्तियाँ हैं और कई बार पेपर में पूछी भी गई हैं। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता, नकेनवाद, अकविता, प्रयोगवाद। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नकेनवाद। प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षर से बना है। अकविता 1965 ईस्वी के प्रवर्तक हैं श्याम परमार। प्रयोगवाद 1933 के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। नई कविता 1954 नाम अज्ञेय ने दिया है। अज्ञेय एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। क्या? अज्ञेय ने रेडियो पर भी काम किया है। नई कविता 1954 ईस्वी का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा किया गया। प्रकाश इनकी एक पत्रिका है नए पत्ते। उनका आरंभ जगदीश द्वारा किया गया, प्रकाशन से किया गया। उनकी पत्रिका है नए पत्ते के प्रकाशन से शुरू माना जाता है नई कविता। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? इसमें वही नकेनवाद के पूछ रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, गिरजा कुमार माथुर। इसमें नकेन देता तो आप तुरंत जान जाते, लेकिन तो प्रपद्यवादी दिया है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरजा कुमार माथुर प्रपद्यवादी कवि नहीं है। यही सब दिया है जो हो गया है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन। अभी ऊपर आपने अज्ञेय की काव्य पंक्तियाँ देखी हैं कि प्रयोगवाद अपने आप में साधन है, बल्कि कैसा है? दोहरा साधन। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? फिर दोबारा प्रश्न पूछ लिया, इसीलिए नकेनवाद और प्रयोगवाद में तार सप्तक ये आपको याद होने चाहिए। कौन सा कवि जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, केसरी कुमार। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। इसका प्रकाशन हुआ तो 1956 ईस्वी में। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? धूमिल,
गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। जिस कवि को जो कहा जाता है उसे आपको नोट्स कर लेना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी द्वारा रचित काव्य संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, गाधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन निम्न में से किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश कुमार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रयोगवाद के बारे में। यह बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। और देख लेते हैं इस पर। यह तो हो गया। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। एक कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे कथन। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचयिता कौन है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की? रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नागार्जुन। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर, रामविलास शर्मा। यह पंक्ति रामविलास शर्मा की है। यह पंक्ति उनकी कविता संध्या सत्यम शिवम सुंदरम की है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। यह पंक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा की। सत्यम शिवम सुंदरम कविता है उनकी और यह तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञेय ने किया था। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिन 1936 ईस्वी इनका उपन्यास है। पाप के पुजारी 1936 ईस्वी इनका नाटक है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें निबंध आलोचना के क्षेत्र में ख्याति अधिक इन्होंने अर्जित की है। इनमें से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। अरे यहाँ तो रचना लिखी नहीं है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? इनका कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है कि पहले कौन सा आएगा। उदिता, इसमें जो काव्य ग्रंथ है उसको क्रम के अनुसार सजाना है आपको। उदिता, चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा, संसद से सड़क तक। पहले कौन सा आएगा? 4 2 1 3, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 3 2 4 1। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी।
3 2 4 1। 3 चिंता, 2 चांद का मुंह टेढ़ा, 4 संसद से सड़क तक और अंत में आएगा उदिता। आगे है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? यह इनके एक साहित्यिक की डायरी से लिया गया है और इसके जो है एक साहित्यिक की डायरी के ये सारे उनके जो हैं प्रकरण हैं। तीसरा, डबरे पर सूरज का बिंब, यहाँ रहेगा डबरे पर सूरज का बिंब। तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट से एक लंबी कविता का अंत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक लंबी कविता का अंत की यह काव्य पंक्तियां हैं। असाध्य बीड़ा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? बावरा अहेरी, अरि वो करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार। करेक्ट आंसर डी, आंगन के असाध्य बीड़ा आंगन के पार द्वार में संकलित है। आंगन के पार द्वार में संकलित है। अज्ञेय की अन्य है बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 ईस्वी, अरि करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी आदि। गीत फरोश में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक के गीत लिखता और बेचता है। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही है? 1 2 1 3 1 2 2 4 3 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। 1 2 सही है, 1 2 आपका सही उत्तर है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी, चकित है दुख, चह रहेगा, चकित है दुख 1968 ईस्वी, इदम नमम 1977 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, विकलांग त्रिकाल श्रद्धा 1978 ईस्वी, गांधी पंचसदी 1969 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? नागार्जुन, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा सी, केदारनाथ सिंह है। बाघ नामक कविता तीसरे शतक के कवि केदारनाथ सिंह ने लिखी है। इनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह है अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ देखिए, अकाल में सारस। नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था तथा ये यात्री उपनाम से संस्कृत में और मैथिली में कविताएं लिखते थे। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा,
भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका मुक्तिबोध की रचना है चकमक की चिंगारी कविता और चांद का मुंह टेढ़ा कविता में संग्रहित है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस इनकी चर्चित कविताएं हैं। अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। रामस्वरूप चतुर्वेदी से चांद का मुंह टेढ़ा को बड़े कलाकार की स्केच बुक कहते हैं। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया? सुंदर पाठक, शंभुनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। कह रहे हैं पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं। कि जो हमारी बुराइयां हैं, ये नहीं कि हम पश्चिम सभ्यता का विरोध करें, तो जो हमारी बुराइयां हैं उसको भी अपना लें, उसे कि हम उसे नहीं अपना रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, धर्मवीर भारती का ये कथन है। उन्होंने अपने गीत नाट्य अंधा युग के संबंध में लिखा है। अंधा युग 1955 ईस्वी में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। अंधा युग का जो मेन उद्देश्य क्या है? स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता के बाद भारत में आई मूल्यहीन के प्रति चिंता और उनका बलपूर्वक पूर्व और पश्चिम के मूल्य, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, दिनकर। सर्जना के क्षण आपका करेक्ट आंसर जुड़ जाएगा ए, सर्जना के क्षण अज्ञेय की कविता है। इन्हें नई कविता तथा प्रयोगवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की सांप, नदी के दीप, हरी घास पर छड़वा, शब्द और सत्य आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? राहुल संस्कृत्यायन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, यशपाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रभाकर माचवे। संगीनों का साया प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। और प्रभाकर माचवे ये तार सप्तक के कवि हैं। मेपल, स्नान भंग और तथा अनुच्छड़ इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? रूप रश्मि, देशांतर, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। कौन सी शंभुनाथ सिंह की रचना नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा देशांतर। अभी आपने पढ़ा है धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष विकल्प शंभुनाथ सिंह के रचित 9 गीत संकलन है। इनके हैं रूप रश्मि, छायालोक, मन पता नहीं क्या लिखा है, उदयाचल, दिवाली, समय की शिला पर। यह शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। गीत फरोश किसकी रचनाएं? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और यह देखो कितनी परीक्षाओं में पूछी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। कहानीकार उदय प्रकाश ने
भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा है? कविता का गांधी कहा है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है, या गांधी जी से बड़ा नहीं होना चाहते थे। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं गीत फरोश 1953 ईस्वी, चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचसती 1959 ईस्वी, खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी, मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी आदि। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, पंत, दिनकर। यह अज्ञेय का काव्य संग्रह है महावृक्ष के नीचे। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, या इन्हें अस्तित्ववादी कवि कहा जाएगा। यह अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं, या इन्हें अस्तित्ववादी कवि कहा जाएगा। हिंदी कविता आंदोलन नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है। इनकी काव्य संग्रह है सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी की बाँक पर छाया 1981 ईस्वी। नदी की बाँक पर छाया। इनमें से कौन कविता गेय कविता संग्रह ग्रेय का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, सागर मुद्रा, कालजयी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालजयी। इनकी रचना नहीं है, यहाँ भग्नदूत होगा, भग्नदूत। कालजयी अज्ञेय का नहीं है, यह भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है कालजयी। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता। अज्ञेय तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। अब हम 50-50 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी हो रही है, तो इसीलिए 100 प्रश्न अगर जो करते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो 50-50 प्रश्न लेंगे। अब आगे के वीडियो आगे के प्रश्न आगे के वीडियो में देखेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको इसी वीडियो में इतनी बार चीज़ें आ जाएं, जितनी बार आई हैं मैंने उतनी बार रख ली हैं, कि ताकि कई बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर चैनल पर हिंदी की सभी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, आपकी कोई भी परीक्षा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।